तो कोडिंग की दुनिया में जब हम आते हैं तो ये लूप्स और एरेज कभी-कभी थोड़ा सिर घुमा देते हैं ना? हाँ बिल्कुल, शुरुआत में ये थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। तो आज हमारे पास कुछ नोट्स हैं लूप्स और एरेज, प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स नाम से। देखते हैं इनमें क्या खास है। हाँ, इन नोट्स में जैसे वाइल, डू वाइल, फॉर लूप्स की बात है और फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज जैसे उदाहरण भी हैं। अच्छा। और इसमें अमोल उजगारे के स्पष्टीकरण हैं और पूर्णिमा शर्मा, पूजा मकोड़े जैसे सीखने वालों के सवाल भी हैं। तो ये काफी प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, ये अच्छा है। तो चलिए कोशिश करते हैं इन जरूरी प्रोग्रामिंग आइडियाज को जल्दी और मतलब एकदम साफ तरीके से समझने की। ठीक है। तो पहली बात जो मुझे नोट्स में दिखी वो है लगातार प्रैक्टिस। अमोल उजगारे इस पर काफी जोर दे रहे हैं। हाँ, वो सही भी है। उनका कहना है कि रोज थोड़ा थोड़ा करने से ना समझ गहरी होती जाती है। ये सिर्फ रटने जैसा नहीं है, जैसे वो कहते हैं ना शांति काल में तैयारी युद्ध काल में काम आती है। इंटरव्यू वगैरह के लिए ये बहुत जरूरी है। सही कहा। ये नजरिया वाकई दिलचस्प है कि कैसे कंसिस्टेंसी मुश्किल चीजों को आसान बना देती है। हाँ। अच्छा, अब लूप्स पर आते हैं। नोट्स में वाइल और डू वाइल का जिक्र है। हाँ, उनका एक क्विक रिवीजन है। और पूर्णिमा शर्मा का एक सवाल था जिससे साफ हुआ कि वाइल में कंडीशन पहले चेक होती है। हाँ, जबकि डू वाइल में वो स्टेटमेंट कम से कम एक बार तो चलता ही है, फिर कंडीशन चेक होती है। बिल्कुल। और फिर आता है फॉर लूप। हाँ। वो अक्सर कोड को ज्यादा साफ सुथरा मतलब पढ़ने लायक बना देता है। हाँ, उसमें 3 हिस्से होते हैं ना, इनिशियलाइजेशन। हाँ, कहाँ से शुरू करना है, फिर कंडीशन मतलब कब तक चलना है, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हाँ, हर बार कितना आगे बढ़ना है। जब पता हो कि कोई काम ठीक कितनी बार करना है तो ये बहुत काम का है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण दिया है, जैसे 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करना। हाँ, वो क्लासिक है। और नोट्स में कुछ और अभ्यास भी हैं, जैसे 1 से 10 तक सम और विषम संख्याएं पहचानना। उसके लिए वो मॉड्यूलो ऑपरेटर % का इस्तेमाल होता है। हाँ, रिमाइंडर निकालने के लिए। और वो फिज़बाज़ वाला चैलेंज भी है होमवर्क में। 1 से 30 तक प्रिंट करो, 3 से भाग हो तो फिज। हाँ, 5 से हो तो बज़ और दोनों से हो तो फिज़बाज़। हाँ, ये लॉजिक बनाने के लिए अच्छा है। बिल्कुल। ये सिर्फ सिंटैक्स सिखाने के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़ना सिखाते हैं। सही कहा, लॉजिक बिल्डिंग जो कोडिंग की जान है। अच्छा, फिर नोट्स फैक्टोरियल और फिबोनाची श्रृंखला पर आते हैं। फैक्टोरियल मतलब जैसे 5 = 5 × 4 × 3। हाँ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जो 120 होता है। और नोट्स में आरसी फातिमा और अमोल उजगारी ने मिलकर इसे फॉर लूप से कैलकुलेट करने का तरीका बताया है। हाँ, लूप चलाकर एक वेरिएबल में गुणा करते जाना। और फिबोनाची श्रृंखला वो 0 1 1 2 3 5 वाली। हाँ, वो भी एक क्लासिक उदाहरण है। उसमें आप पहले 2 नंबर लेते हैं 0 और 1। अच्छा। फिर लूप के अंदर पिछले 2 नंबरों को जोड़कर अगला नंबर बनाते जाते हैं। नोट्स में इसका कोड भी दिखाया है। हाँ, और n = 7 और n = 10 के लिए चेक भी किया है। पूजा मकोड़े का एक सवाल भी था इसी पर। हाँ, मतलब ये कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। ये दिखाता है कि कैसे आप मैथमेटिकल पैटर्न को कोड में बदल सकते हैं। तो लूप से हम काम दोहरा सकते हैं, पर जब बहुत सारा एक जैसा डेटा हो, जैसे कई सारे नंबर या नाम, उनको कैसे रखें? यहीं पर एरेज आते हैं, है ना? एकदम सही। एरेज यानी एक ही टाइप के आइटम्स का कलेक्शन। अमोल उजगारे ने इसे अच्छे से समझाया है। वो पास पास रहने वाले लोग बनाम दूर दूर रहने वाले। हाँ, मतलब अगर आपके पास 10 नंबर हैं तो 10 अलग वेरिएबल बनाने के बजाय आप एक इंटीजर एरे बना सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है? फायदा ये है कि एरे के सारे एलिमेंट्स मेमोरी में एक साथ मतलब आसपास स्टोर होते हैं। इसे कहते हैं कंटीग्युअस मेमोरी। अच्छा, पास पास। हाँ, इससे उन तक पहुंचना, उनको प्रोसेस करना तेज और आसान हो जाता है। मैनेजमेंट आसान हो जाता है। और नोट्स में इन्हें बनाने के 2 तरीके बताए हैं। एक तो साइज बताकर। हाँ, जैसे int a = new int 5। इससे 5 इंटीजर की जगह बन गई। फिर आप एक एक इंडेक्स पर वैल्यू डालते हैं। a0 = 10, a1 = 20। और ये याद रखना होता है कि इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। बिल्कुल, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ये बहुत जरूरी है। और दूसरा तरीका है सीधे वैल्यूज देना। हाँ, कर्ली ब्रेसेस में, जैसे int b = 1 2 3 4 5। इसमें साइज अपने आप पता चल जाता है। ठीक है। और फिर इन एरे के सारे एलिमेंट्स को देखने के लिए उसके भी 2 तरीके पॉपुलर हैं। एक तो अपना पारंपरिक फॉर लूप जिसमें आप इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं 0 से लेकर साइज -1 तक। जैसे फॉर इंट i = 0, i a.length, i ++ a i। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और दूसरा है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप वो कैसे काम करता है? वो और आसान है।
वो सीधे एरे का हर एलिमेंट आपको देता है, आपको इंडेक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मतलब कोड थोड़ा छोटा हो जाता होगा। हाँ, खासकर जब आपको सिर्फ वैल्यू पढ़नी हो, जैसे फॉर इंट एलिमेंट डॉट ए, देखें? एलिमेंट के अंदर? हाँ। लेकिन अगर हमें एलिमेंट को बदलना हो या हमें पता करना हो कि ये कौन से नंबर का एलिमेंट है, इंडेक्स, तब तो शायद पुराना वाला फॉर लूप बेहतर है। आपने एकदम सही पकड़ा। फॉर ईच सिंप्लिसिटी देता है, लेकिन कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी पारंपरिक फॉर लूप में ज्यादा है। तो जैसी जरूरत वैसा इस्तेमाल। समझ गई। नोट्स में कुछ और बातें भी हैं, जैसे डबल और कैरेक्टर एरेज बनाने का होमवर्क दिया है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए। और गिटहब सेटअप में मदद का ऑफर भी है, और एक एपीआई टेस्टिंग कोर्स की भी जानकारी है। हाँ, ये एडिशनल जानकारी है। और एक बात और जो इन नोट्स से पता चलती है। क्या? वो ये कि सवाल पूछना कितना जरूरी है, जैसे पूर्णिमा शर्मा और पूजा मकोड़े ने पूछा। हाँ, ये तो है। सीखने में सवाल पूछने से झिझकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम आज की बात को समेटें, तो लूप्स हमें कोड दोहराने का तरीका देते हैं और एरेज एक जैसे डेटा को साथ रखने का। और ये दोनों ही प्रोग्रामिंग की एकदम बुनियादी चीजें हैं। हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। और इनमें महारत वो तो लगातार प्रैक्टिस से ही आएगी। सही कहा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है कि इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी लूप्स और एरेज का इस्तेमाल करके और कौन सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा संरचनाएं या पावरफुल एल्गोरिदम बन सकते होंगे। ये सोचने वाली बात है। लिस्ट्स, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स, बहुत कुछ इन्हीं पर बनता है। हाँ, इस पर सोचना चाहिए।